नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। देखिए, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक में हम बात करेंगे, आज पहला जो टॉपिक होगा वो होगा वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है। अब देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2007 से इसको जारी किया जाता है। कब से जारी किया जाता है? 2007 से। ठीक है। और यह जो सूचकांक है, इसमें बात किया जाए 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक को लॉन्च किया गया था। बस 2020 तक, कब तक? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2020 तक प्रतिवर्ष इस सूचकांक का प्रकाशन कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क स्थित एक कार्नेल विश्वविद्यालय था, उस विद्यालय द्वारा इसको क्या किया जा रहा था? इसको प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा था। केवल कॉर्नेल विश्वविद्यालय नहीं, साथ ही साथ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और किसके द्वारा? कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा इसको प्रतिवर्ष 2007 से जारी किया जा रहा था। 2020 तक इन दोनों लोगों के द्वारा जारी किया गया, कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा और बौद्धिक संपदा संगठन। लेकिन 2021 में यह कुछ बदल गया। और क्या हुआ? इसको किसके द्वारा जारी किया गया? बस 2021 में इसका सूचकांक का प्रकाशन WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है, विभिन्न कॉर्पोरेट, किसके द्वारा? विभिन्न कॉर्पोरेट अकादमिक नेटवर्क भागीदारी एवं GII सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया। किसके? तो WIPO के पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, विभिन्न कॉर्पोरेट अकादमिक नेटवर्क भागीदारी एवं GII सलाहकारी बोर्ड के साझेदारी द्वारा इसका क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे, तो यह 14वां संस्करण है। कौन से संस्करण है? 14वां। इसका विषय क्या था? तो कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना है। ठीक है। इसका क्या विषय था? कोविड-19 के जरिए नवाचार का पता लगाना। ठीक है। इस सूचकांक में विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार परितंत्र के आधार पर रैंकिंग प्रदान किया गया। कितनी? विश्व की कितनी अर्थव्यवस्था को? 132 अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया गया? रैंकिंग प्रदान किया गया। 132 अर्थव्यवस्था की जो रैंकिंग 81 विभिन्न संकेतकों के आधार पर, कितने संकेतकों के आधार पर प्रदान किया गया 132 अर्थव्यवस्थाओं को? तो 81 विभिन्न संकेतकों के आधार पर। अब कहा जाए 2021 में इस सूचकांक पर पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, ठीक है, और स्विट्जरलैंड पिछले 11 वर्षों से लगातार इस सूचकांक में पहले वर्ष बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए, वैश्विक सूचकांक में पिछले 3 वर्षों से स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, USA सिर्फ 5 देशों में स्थान बनाए हुए हैं, जबकि पहली बार दक्षिणी कोरिया सिर्फ 5 देशों में शामिल हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में प्रश्न आएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में हाल ही में टॉप 5 में शामिल होने वाला देश, ठीक है, तो कौन बताएंगे? तो आप बताएंगे दक्षिणी कोरिया। ठीक है। कौन शामिल हुआ है? दक्षिणी कोरिया। अब देखिए, कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर चीन एकमात्र ऐसी मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है जो शीर्ष 30 यानी 30 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। चीन किस में शामिल है? टॉप 30 में शामिल है। दक्षिण कोरिया किस में शामिल हुआ है पहली बार? तो टॉप 5 में शामिल हुआ है। ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि 2015 से लगातार भारत की स्थिति में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग में क्या हुआ? सुधार हुआ। कब से? 2015 से। कहा जा रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंकिंग है वो 48 है। पहली बार सिर्फ 50 देशों के समूह में शामिल हुआ। भारत किस में शामिल हुआ? टॉप 50 देशों के समूह। चीन टॉप 30 के देशों के समूह में शामिल हुआ है। अब 2021 की बात करें तो इसमें भारत के सूचकांक में और सुधार हुआ। भारत क्या पाया है? 46वें। 2020 में वो कितना पाया है? 48वें। और 2021 में कितना पाया है? 46वें। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि मध्य और दक्षिण एशिया में भारत का स्थान कैसा है, तो भारत शीर्ष नवाचारी है। किसमें? मध्य और दक्षिण एशिया में। मध्य और दक्षिण एशिया में टॉप पे कौन रहा है? भारत रहा है। निम्न मध्यम आय समूह के देशों में भारत को दूसरी रैंक, कैसी रैंक मिली है भारत को?
तो निम्न मध्यम आय के समूहों में भारत को कैसी रैंक मिली है? दूसरी रैंक मिली है, दूसरी रैंक। मध्य और दक्षिणी एशिया में भारत को टॉप रैंक मिला है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई शीर्ष 100 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में शामिल है। कितने? तो बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक बना देंगे, BDM कौन शीर्ष पे रहा है? BDM। भारत में अगर बात करें तो बेंगलुरु के बाद कौन? दिल्ली, और दिल्ली के बाद मुंबई। BDM। ठीक है, डीएम करते हैं ना आप लोग, डीएम भाई यूपीएससी की तैयारी तो डीएम बनेंगे, तो BDM कर दे। क्या कर दे? BDM, बेंगलुरु का डीएम, बेंगलुरु का डीएम। ठीक हो जाएगा, बेंगलुरु का डीएम। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि सबसे लास्ट पे कौन था? तो अंगोला था। सबसे अंतिम स्थान कौन सा? अंगोला है। तो भारत का याद कर लीजिएगा, टॉप 1 याद कर लीजिएगा, लास्ट याद कर लीजिएगा, कहानी खत्म। अब देखिए, टाइम 100 सूची 2021। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि टाइम 100 सूची में किसको शामिल किया गया है? तो विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को किसमें शामिल किया गया है? तो टाइम 100 सूची में शामिल किया गया विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों। ठीक है, अब इसको जो जारी किया गया है, अमेरिका की पत्रिका है टाइम्स, जो 100 सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची जारी किया गया है, वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अमेरिकी पत्रिका टाइम्स के द्वारा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसको कब प्रकाशित किया गया था पहली बार? तो 1999 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। इस सूची में किसको शामिल किया गया? तो 6 अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को क्या किया गया? शामिल किया गया है। और जिसमें से क्या दिया गया है? आइकन, पायनियर, टाइटन, आर्टिस्ट, लीडर, इनोवेस्टर, ये लोग आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? आइकन, पायनियर, टाइटन, आर्टिस्ट, लीडर्स, इनोवेटर्स। कितने क्षेत्र के हैं? ये 6 क्षेत्र हैं, इस क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, इस सूची में भारत की तरफ से कौन कौन शामिल है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी, और सीरम इंस्टीट्यूट के जो कार्यकारी सीईओ हैं आदार पुरनीवाला। ये 3 लोग भारत की तरफ से, पीएम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदर पूनावाला। ठीक है, किसमें? टाइम्स के 100 जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची है उसमें ये लोग टॉप के हैं। ठीक है, अब देखिए, इस सूची में अमेरिका की तरफ से कौन है? तो जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो शामिल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, कौन? कमला हैरिस भी शामिल है। और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। और आपको बता दूं कि जान के अचंभा होगा कि इस सूची में तालिबान के जो नेता हैं अब्दुल घनी बरादर, वो भी क्या है? इसमें शामिल है। ठीक है, अब आदार पुरनीवाला की सूची में किस रूप में स्थान मिला है? तो आदार पुरनीवाला को अग्रदूत के यानी पॉइनियर के रूप में क्या मिला है? स्थान मिला है। आदार पूनावाला को कौन सा स्थान मिला है? अग्रदूत यानी पॉइनियर का क्या मिला है? इसमें इनको स्थान मिला है पॉइनियर में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, तीसरे पॉइंट पे बात करें तो त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी, इसे क्या नाम दिया गया? ऑकुस। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि हुई थी ऑन्जस की, और इसकी 17वीं वर्षगांठ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात ने एक त्रिपक्षीय साझेदारी का पहल किया, ऑकुस। ऑकुस का पहल किसने किया? तो ऑकुस से किया है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। यानी ऑकुस में कितने देश शामिल हैं? तो ऑकुस में हम कहेंगे कि 3 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यूनाइटेड किंगडम शामिल है और यूएसए शामिल है। तो प्रश्न आ जाएगा कि ऑकुस में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑकुस में निम्न में से कौन सा देश क्या है? शामिल नहीं है। तो हम क्या बताएंगे? ऑकुस में जो देश शामिल नहीं है वो है, मान लीजिए आ गया, इन तीनों के नाम दे दिए, कोई अलग नाम आ गया तो वो इसमें क्या है? शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब कहा जा रहा है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग,
इसको क्या कहते हैं? टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 क्या की है? जारी किया है। किसने जारी की है वैश्विक? तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने कौन सी रैंकिंग? 2022 की रैंकिंग जारी की है। ठीक है, कहा जा रहा है इसमें 5 क्षेत्रों में 13 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर वैश्विक विश्वविद्यालय की रैंकिंग प्रदान की गई है। 5 क्षेत्र कौन से? शिक्षण कैसा हुआ, उसमें शोध कैसा चल रहा है, ठीक है, उद्धरण कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण कैसा है, और उद्योग आय क्या है इस विश्वविद्यालय की, जिसकी किसने जारी किया है? टाइम्स हायर एजुकेशन ने क्या किया है? इसकी रैंकिंग जारी की है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो वैश्विक विश्वविद्यालय की रैंकिंग 2022 में 99 देशों एवं क्षेत्रों के रिकॉर्ड, कितने देशों के? 99 देशों के 1662 विश्वविद्यालयों को क्या किया गया? रैंकिंग प्रदान किया गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 71 भारतीय संस्थाओं को जगह मिली। भारतीय संस्थाओं को कितने? भारतीय संस्थाओं को 71। कितने भारतीय संस्थाओं को? 71 भारतीय संस्थाओं को। हालांकि कोई भी भारतीय संस्था टॉप 300 में शामिल नहीं है। 71 भारतीय संस्थाओं को इसमें स्थान तो दिया गया, लेकिन टॉप 300 तक कोई भी भारतीय क्या है? शामिल नहीं है। इसके अनुसार जो टॉप 1 पे है वो कौन से? ISC बेंगलुरु। तो बात करें हम, इसमें क्या किया गया? भारत के जो रैंकिंग है टॉप 300 में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस सूची में सबसे टॉप पे कौन है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी ISC बेंगलुरु क्या है? टॉप पे है। सेकेंड लेवल पे IIT रोपड़ है। कौन है? IIT रोपड़। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें कहा जाए कि भारत को टॉप पे तो ISC बेंगलुरु है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो IIT रोपड़, लेकिन इस रैंकिंग में टॉप पे कौन है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK के, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेकेंड नंबर पे USA के, हार्वर्ड विश्वविद्यालय किसका? USA का। ठीक है ना, तो ये क्या है? टॉप पे है। अब देखिए हुरन ग्लोबल 500 सूची, ठीक है, अब इसको किसके द्वारा जारी किया गया? हुरन अनुसंधान द्वारा। किसके द्वारा? हुरन अनुसंधान द्वारा जारी किया गया। अब देखिए, अब क्या किया गया? हुरन में किसको शामिल किया जाता है? तो कहा जा रहा है कि हुरन ग्लोबल 500 में विश्व की सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियां, यानी ऐसी कंपनियां जिस पर राज्य का नियंत्रण नहीं है, वही कंपनियां क्या किया जाता है? हुरन ग्लोबल 500 में उसको जगह दिया जाता है। ठीक है, अब बात किया जा रहा है कि इस वर्ष की रैंकिंग चीन के पूर्वी शहर जियांगसिंग के सहयोग से जारी की गई। किसके सहयोग से? तो चीन के पूर्वी शहर जियांगसिंग, ठीक है, के सहयोग से इसको क्या किया गया? जारी किया गया। ठीक है, अब देखिए, अब हुरन में सबसे जो बात किया जाए टॉप की कंपनी है वो कौन है? एप्पल है। एप्पल के जो CEO हैं वो कौन है? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। एप्पल का हेडक्वार्टर क्या है? क्यूपर्टिनो, USA। सेकेंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन है? सत्या नडाल। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? रेडमॉन्ड, USA में। ऐसे ही तीसरे नंबर पे अमेजॉन है और अमेजॉन के जेफ बेजोस हैं। चौथे नंबर पे अल्फाबेट है, ठीक है, सुंदर पिचई। फेसबुक के मार्क जुगर 5वें नंबर पे। अब कहा जा रहा है कि इसमें 12 निजी भारतीय कंपनियों ने विश्व की 5 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों की सूची में जगह बनाई। कितनी कंपनियां? 12 भारत की। ठीक है, हुरन ग्लोबल 500 सूची में शामिल कंपनियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, यानी 12 कंपनियों को लेने के बाद जो इंडिया का स्थान है वो 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान। ठीक है, अब हुरन ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस जो है वो क्या है? टॉप पे है। अगर हम कंपनियों के स्थान पर देखें तो 57वें स्थान को काबिज किया है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी है जो 75वें रैंक को प्राप्त किया है। और तीसरे नंबर पे HDFC सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है। भारत की तरफ से रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी और HDFC हुरन ग्लोबल में शामिल है। अब देखिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक। अब हमें क्या देखना है कि वैश्विक स्तर पर युवाओं का कैसा विकास होता है, इसी सूचकांक की बात की जा रही है।
वैश्विक युवा विकास सूचकांक YDI अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं एवं नागरिक समाज हेतु एक ऐसा साधन है जिसे युवा विकास से संबंध सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में चल रही प्रगति को मापा जाता है। अब देखिए, प्रश्न यह है कि युवा किसे माना जाए, तो राष्ट्रमंडल सचिवालय बताता है कि युवा किसे माना जाए, तो 15 से 29 वर्ष के आयु के वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं को राष्ट्रमंडल सचिवालय क्या किया है, युवा परिभाषित किया है। कितने वर्ष के लोगों को? 15 से 29 वर्ष के लोगों को। ऐसे व्यक्ति जो 15 से लेकर 29 वर्ष के लोग हैं वो क्या है? युवा है। और इसकी परिभाषा किसने दिया है? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय ने दिया है। ठीक है। अब देखिए, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कुल 181 देशों को क्या किया गया? शामिल किया गया है। और वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में 181 देशों को शामिल किया गया। और कितने क्षेत्रों को आधार बनाया गया? तो 6 क्षेत्रों को क्या किया गया? आधार बनाया गया। स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, रोजगार अवसर, राजनीति और नागरिक भागीदारी, समानता, समावेश, शांति और सुरक्षा। ठीक है। और इन 6 क्षेत्रों को कितने संकेतकों में बांटा गया है? 27 संकेतकों में। कितने संकेतकों में बांटा गया है? 27 संकेतकों में। ठीक है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के अंतर्गत 8 वर्षीय समयावधि 2010 से 2018 के दौरान युवा विकास का मापन किया गया है। कब से कब तक का? तो 2010 से 2018 के बीच के युवा विकास का क्या किया गया है? मापन किया गया। कितने वर्षों का? 8 वर्षों का। ठीक है। अब देखिए, युवा वैश्विक सूचकांक में कहा गया है कि जो देश 0 से 1 तक का स्कोर प्रदान किया गया है, एक युवा विकास के अधिकतम संभावित स्तर को प्रकट करता है। ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है? 9 अगस्त 2021 को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों के युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग, कौन सी वार्षिक? त्रैवार्षिक, 3 वर्ष पर जो वार्षिक रैंकिंग है उसको जारी किया गया। किसके द्वारा? लंदन स्थित संयुक्त राष्ट्र मंडल सचिवालय द्वारा। कैसी रैंकिंग है? त्रैवार्षिक रैंकिंग है। सॉरी। अब जो यहां पे देखते हैं। अब देखिए, अब यहां पे क्या कह रहा है? इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 2010 से 2018 के बीच युवाओं के मध्य स्थिति 3.1% सुधार हुआ है। कितने प्रतिशत सुधार हुआ 2010 से 2018 के मध्य? तो 3.1% क्या हुआ है? सुधार हुआ है। ठीक है। सिंगापुर को पहली बार इस सूचकांक में पहला स्थान मिला है। ठीक है। किसको पहली बार पहला स्थान मिला है? सिंगापुर को। ठीक है। सबसे खराब स्तर किसको मिला है? ठीक है, चार्ट को। कितना? 181। कितना? 181। पहले नंबर पे सिंगापुर। ठीक है। अब देखिए, सुधार करने वाले देश कौन है? अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथोपिया, बुर्किना फासो। तो भारत जो है सुधार प्रदर्शित करने वाले देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है। ठीक है। वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 122वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 122वां। भारत में किस प्रकार के वाले देशों की श्रेणी में भारत को शामिल किया गया? मध्यम युवा विकास वाले देशों की श्रेणी में भारत को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। क्लियर? ठीक है। आइए, अब देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021, इसे कब से जारी किया जाता है? 2006 से। ठीक है। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया? 199 देशों को। ठीक है। अब देखिए, इसकी बात अगर करें तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा क्या किया जाता है? यह रैंकिंग जारी किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक दिया गया उसमें जापान पहले स्थान पर है। ठीक है। जापान क्या है? पहले स्थान पर है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे भारत की बात करें तो भारत जो है 90वें स्थान पर है। ठीक है। और कहा जा रहा है कि भारत के जो पासपोर्ट धारक व्यक्ति हैं बिना वीजा के, ठीक है, पूर्व किसी भी 58 देश में क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। कौन? भारत के देश बिना वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं? 58 देशों में। कितनी रैंकिंग है? 90 रैंकिंग है। ठीक है। कितनी रैंकिंग है? 90 रैंकिंग है। अब देखिए, अब आगे हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है। यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो प्रतिवर्ष इसको क्या किया जाता है? एक एनजीओ है फ्रांस का, एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स,
उसके द्वारा क्या किया गया, जारी किया गया, और इसे 2002 से जारी किया जाता है। कब से जारी किया जाता है? 2002 से। कितने देशों को शामिल किया गया? 180। कितने देशों को? 180। नॉर्वे जो है लगातार 5वीं बार टॉप रैंक पे रहा है। हाँ, अभी विशेष में प्रश्न आया था यूरोप और अमेरिकी क्षेत्र, जिसमें उत्तरी अमेरिकी, मध्य और दक्षिण अमेरिकी सर्वाधिक अनुकूल है, जिसमें यूरोप आया हुआ था अभी हाल विशेष के एग्जाम में। भारत को इसमें जो रैंकिंग मिला है वो मिला है 142वां रैंकिंग। कौन सा रैंकिंग मिला है? 142वां। अब देखिए, अब बात करें वैश्विक रैंकिंग अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, इसे किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा। और ये कौन सी रैंकिंग है? 15वीं रैंकिंग है, ठीक है। पहली बार इसे कब जारी किया गया था? 2006 में, ठीक है। क्या कारण है इसका, उद्देश्य क्या है? तो विश्व में लैंगिक समानता को क्या करना है? हमें प्राप्त करना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, ये क्या करने के लिए जारी किया जाता है कि हमें विश्व में क्या करना है? लैंगिक समानता प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए क्या किया गया है? 4 आयाम को बनाया गया है। कितने आयाम को? 4 आयाम। कितने आयाम को? 4 आयाम को। कौन कौन सा? पहला आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य उत्तरजीविता, और साथ ही साथ चौथा कौन सा है? राजनीतिक सशक्तिकरण, ठीक है। कितने देश को शामिल किया गया है इसमें? कितने देश को? तो आप जरा ध्यान दीजिए कि इसमें 156 देशों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कितने देशों को? 156 देशों को। पहली बार 3 देश अफगानिस्तान, गुआना और नाइजर को भी क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया है। अगर हम बात करें क्या कोई देश इसमें पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त कर लिया? तो नहीं, कोई भी देश नहीं। आइसलैंड 12वीं बार, ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में क्या रहा है? टॉप पे रहा है। क्या रहा है? टॉप पे रहा है, ठीक है। सबसे खराब जो प्रदर्शन किया है वो किया है अफगानिस्तान। कौन किया है? अफगानिस्तान। भारत को जो है 28 स्थानों की गिरावट के साथ 140वें स्थान पर, यानी पिछले वर्ष 153 देशों की सूची में 2020 में वह था 112वें स्थान पर। अब क्या है? 28 स्थान की गिरावट के साथ 140वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। ये रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के रैंकिंग, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आए तो क्लास, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा।